हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ लाइफ। मैं हूं आपके साथ नेहा मल्होत्रा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर आशीष भनौट, जिनसे हम बात करेंगे पाइल्स पर। अगर आपकी भी पाइल्स, फिस्टुला या पाचन क्रिया से संबंधित कोई परेशानी है या जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर, मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी पाइल्स जैसी बीमारी पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की बीमारी है पाइल्स, इसके बारे में हमें बताएं। पाइल्स बेसिकली आमतौर पे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है कि स्टूल के रास्ते में या तो चमड़ी बाहर आ रही होती है या उसमें से ब्लड आ रहा होता है, जिसको पाइल्स की तरह गिना जाता है। बट ये जरूरी नहीं है कि जो भी ब्लड आ रहा है इट मीन्स इट्स पाइल्स। काफी बार ये भी हो सकता है कि ब्लड कहीं ऊपर से आ रहा है एंड पेशेंट सोच रहा है कि नीचे से ब्लड आ रहा है, डेट मीन्स इट्स ए पाइल्स। और वो पाइल्स एक कॉमन बीमारी है जिसको पेशेंट काफी टाइम तक इग्नोर करते रहते हैं, थिंकिंग इट कि ठीक है, इसमें कोई इलाज नहीं है, अगर इलाज है तो बहुत पेनफुल है। ये कॉमन धारणा है लोगों के मन में कि अगर इसका कोई भी इलाज कराएंगे। और अनदर प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि ये ऐसे भाग में एरिया में है वेयर पीपल आर शाई टू टॉक अबाउट इट, वो बात नहीं कर सकते उसके बारे में। तो ये एक इसलिए बहुत कॉमन बीमारी है, हर 10 में से 3-4 लोगों के अंदर ये चीज प्रॉब्लम है, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, दे डोंट टेक ए प्रॉपर एडवाइस, सफर करते रहते हैं। काफी बार ब्लड इतना निकल जाता है कि वो चक्कर खा के गिर जाते हैं और भी नुकसान हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसका इलाज एक्चुअली जरूरी है और टाइमली इसको डिटेक्ट करना सबसे जरूरी है। जी डॉक्टर, अगर रीजन की बात करें तो क्या वजह है पाइल्स बीमारी होने की? पाइल्स का सबसे कॉमन रीजन तो इम्प्रॉपर बाउल हैबिट्स हैं। पीपल ट्राई टू कि बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं जो स्टूल के अंदर, उसके कारण हो जाता है। काफी बार कब्ज के कारण रहता है। देन कुछ कंजेनिटल रीजंस होते हैं, जब वीकनेस होती है कुछ जगह पे, उसके कारण हो जाते हैं। नीचे जो हमारे स्टूल का एरिया है वहां पे नीचे एक 3 प्रकार के पाइल्स के नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। जब भी वो प्रेशर करते हैं और वो बाहर आते हैं या वहां से ब्लीडिंग शुरू होती है, जिससे पाइल्स बनते हैं। जी डॉक्टर, आगे भी इस पर मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन यहाँ हमारे साथ एक कॉलर है दिल्ली से। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। अपना सवाल पूछे। जी, मैं जकिया दिल्ली यमुना विहार से बोल रही हूँ। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे 3-4 महीनों से बीच में, जैसे 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद 3-4 महीनों से मेरे पेट में ना अजीब अजीब सी आवाजें उठती हैं। मीन्स जैसे कोई डाइजेस्ट या जैसे एक गैस प्रॉब्लम होती है ना, वो इतनी बाहर तक आवाज आती है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी, गैस पास हो जाती है इसमें? गैस पास होने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हो या मुंह से गैस निकलने के बाद काफी फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे मुंह से गैस तो नहीं आता डॉक्टर साहब। जी, एक्चुअली बस पेट में ही आवाज होती है। पेट में एकदम से? और हवा छूटने से कोई फर्क पड़ता है, उसमें फायदा होता है? हाँ, हल्का फुल्का, बट हवा ही नहीं पास होती। राइट, ठीक। जी, आपको एक प्रॉपर जांच की जरूरत है। काफी बार इंटेस्टाइनल में सिर्फ या तो डाइट रिलेटेड चेंजेस होते हैं कि अगर हम कुछ जैसे पीज हो गए या कुछ स्पेसिफिक तरह की दालें हैं जो हम ज्यादा खाते हैं, तो उसमें हमारे एंजाइम्स अगर डेफिशिएंट है तो गैस फॉर्मेशन ज्यादा बनती है। जी, ठीक है। और दूसरा बात होती है कि कई बार इंटेस्टाइन के अंदर ही सच कोई मोटिलिटी प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन के रास्ते में कहीं कोई रुकावट है जो पार्शियल रुकावट है, तो उस सब की प्रॉपर एक बार डॉक्टर से जांच करा के देन नेक्स्ट स्टेप पे चलना चाहिए और इसको रूल आउट करके फिर आगे मेडिसिन या जो भी जिस तरह का भी ट्रीटमेंट की जरूरत है दिया जाना चाहिए। जी डॉक्टर, क्या फिस्टुला और पाइल्स एक जैसी बीमारी है? क्या फर्क है दोनों में? हाँ, कॉमनेस्ट जो फिस्टुला की प्रेजेंटेशन होती है, काफी बार लोग ये सोचते हैं कि आगे बोलते हैं कि हमारे को पाइल्स है, और एक्चुअली फिस्टुला होता है। स्टूल में से काफी बार पस निकलती है, थोड़े दिन ठीक हो जाती है, फिर बंद दोबारा से शुरू हो जाती है। तो फिस्टुला बेसिकली एक चीज है कि जो नीचे के एनल स्टूल के रास्ते के जो ग्लैंड्स होते हैं, एनल ग्लैंड्स, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण वहां पे पस हो जाती है और कई बार वो अंदर फूट जाते हैं, काफी बार वो अंदर से बाहर फूट जाते हैं। तो एक रास्ता सा बन जाता है, एक ट्रैक बन जाता है, जिसको फिस्टुला बोला जाता है। जी। तो फिस्टुला और पाइल्स ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। दोनों की इटियोलॉजी थोड़ी बहुत ही सिमिलर है, बट इसमें पस से रिलेटेड है, उसमें पस नहीं होती है। इसमें बार बार इन्फेक्शन होना, पस होना ज्यादा रहता है, उसमें ब्लीडिंग ज्यादा है और कुछ भाग बाहर निकल आना आता रहता है जो पाइल्स होती है उसमें। जी, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से डिफर जरूर टोटल डिफरेंट है। जी डॉक्टर, क्या पाइल्स अलग अलग तरह का भी होती है?
हाँ, पाइल्स आमतौर पे दो तरह में डिवाइड किया जाता है। एक होती है इंटरनल पाइल्स, जब ब्लीडिंग सिर्फ अंदर से हो रही है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा। जी। और काफ़ी बार होता है कि जैसे जैसे पाइल्स बढ़ जाती है, अंदर का भाग भी बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और कई बार दोनों सेपरेट भी डिटेक्ट होती हैं, अंदर और बाहर की इकट्ठी इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स जिसमें बन जाते हैं। जी डॉक्टर, अगर मेल और फीमेल की बात करें तो क्या उनमें भी ये प्रॉब्लम इक्वली पाई जाती है? ऑलमोस्ट सेम ही है, रेशो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मेनली ये डाइटरी रिलेटेड है। काफ़ी बार प्रेग्नेंट फीमेल्स में कॉमनली हो जाती है पाइल्स की प्रॉब्लम, विच ओवर द टाइम, जैसे प्रेगनेंसी बच्चे बर्थ होता है उसके बाद काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक हो जाता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली पोस्ट ऑप थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, बिकॉज एक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न होता है, दूसरा कुछ ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो प्रेशर डालता है, जिसके कारण ये पाइल्स बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर, अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स नोटिस होते हैं जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही होती है? फर्स्ट कंप्लेन तो ब्लीडिंग ही है। सबसे ज़्यादा कॉमनली ब्लीडिंग शुरू से आते हैं पेशेंट, ब्लड आ रहा है, स्टूल पास करने के बाद इमीडिएटली पॉट के अंदर ब्लड आ रहा है, वो थोड़े दिन आता है, देन स्टॉप हो जाता है। कभी कभार इनिशियली इस तरह से स्टार्ट होता है, फिर इस तरह से होता है कि स्ट्रेनिंग करते हैं तब आता है, फिर ठीक हो जाता है। एंड देन धीरे धीरे ये इतना बढ़ता जाता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। वो सांस फूलने के कारण भी आ सकते हैं, एकदम शॉक में बेहोश होने के कारण भी आ सकते हैं। जी। तो अलग अलग प्रेजेंटेशन है। काफ़ी बार क्या होता है कि पाइल्स बाहर आ जाती है और पेनफुल हो जाती है, दर्द करना शुरू कर देती है, उससे भी पेशेंट को पता लगता है कि हाँ पाइल्स हो गई है और वो डॉक्टर के पास जाता है उसके लिए। जी डॉक्टर, पाइल्स जैसी बीमारी होने का खतरा किन लोगों में ज़्यादा होता है? बेसिकली उनमें थोड़े जो एल्डरली होते हैं उनमें रिलेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो उनके जो नीचे के जो वॉल्व्स हैं थोड़े से लूज हो जाते हैं एज के साथ, दूसरा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा रहती है। बट एज कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस एज में होगा, किसी भी एज में पेशेंट को ये हो सकता है। जी डॉक्टर, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये प्रॉब्लम डायग्नोस की जाती है? कोई टेस्ट किए जाते हैं? देखिए, इसमें आमतौर पर जांच जो की जाती है, पहले तो हम उसको देखते हैं उस एरिया को। अगर वहाँ पे ग्रॉसली दिखने से लग अलग अलग पाइल्स के पहले हम देखते हैं कौन से ग्रेड के पाइल्स हैं। अगर बहुत अर्ली ग्रेड के पाइल्स हैं, मोस्टली वो मेडिसिन से टैबलेट, सम सॉर्ट ऑफ कैप्सूल्स एंड सम जो ऑइंटमेंट होता है हम अंदर लगाने के लिए देते हैं, जिससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर इसका जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर ये काफ़ी बढ़ गए हैं तो हमको बैंड लाइगेशन करनी पड़ सकती है, या हमारे पास और विधि है जिसके अंदर कुछ किसी में इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फिर इसके अंदर हम जहाँ से ये पाइल्स का रूट है वहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक है, DGHL बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा हम, वो भी एक पेनलेस तरीका है, अगर अर्ली टू मिड साइज पाइल्स हैं वो उससे रिलीव हो जाते हैं। बहुत बड़े पाइल्स हैं तो उसके लिए एक स्पेशल स्टेपलर हेमरेक्टमी एक टेक्निक है विच इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस। पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं, दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है। जो पहले ये जो एक कॉमन धारणा थी कि व्हेनेवर पाइल्स को ट्रीटमेंट होगा तो एक तो पाइल्स दोबारा आने का हाई चांसेस हैं, दूसरा बहुत पेनफुल होगा क्योंकि एक वुंड बनेगा जो लॉन्ग टाइम लेगा हीलिंग के लिए। ये पुराने ऑपरेशन में होता था, जिसके कारण काफी डर बैठा रहता है लोगों के मन में कि पाइल्स का ऑपरेशन कराएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे, ये फिर दोबारा हो जाएगा। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो हेलो। जी हाँ, आवाज आ रही है? जी विक्रम जी, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछे। एक्चुअली मुझे क्या होता है ना कि जो लैट्रिन के रास्ते में जी दर्द होता है, तो क्या ये पाइल्स है या कुछ और है? जी। और मुझे हर बार दर्द होता है कि कभी दर्द होके उसके बाद सेटल हो जाता है, फिर अगेन जब भी कब्ज होती है तभी फिर से ये दर्द शुरू होता है? कभी कभार रहता है ये। जी, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है आपको? रेगुलर रहती है वो। जी जी। जिस तरह से ये बता रहे हैं, काफी चांसेस यही हैं कि एक इनके फिशर बन गया है, एक अल्सर सा बन गया है उस एरिया में, जिसको जैसे ये एक चीरा सा पड़ जाता है, जिसको वो चीरा पड़ गया है इनके लैट्रिन के रास्ते के अंदर, जो कब्ज के कारण और उनके मसल स्पाज्म में चले जाते हैं और वो बार बार दर्द करता है, थोड़ा सा ठीक होता है, अगेन कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर से वो चीरा हो जाता है। इसका प्राइमरी इलाज तो दवाइयाँ ही हैं, पर अगर दवाइयों से रिलीव नहीं हो रहा, मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रहा, देन एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे हम ये वाल्व को लूज कर देते हैं और ये बार बार ये चीज़ नहीं होती है। जी डॉक्टर, पाइल्स के लिए क्या आप सर्जरी रेफर करते हैं? पाइल्स ग्रेड के हिसाब से मैंने पहले ही बताया,
जब भी हमको ये लगे कि हाँ अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट से नेक्स्ट स्टेज पे आ गया तो सर्जरी ही आंसर है इसका। जी, मेडिकेशंस के बारे में आप बता रहे थे, और किस तरह की मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं? मेडिकेशन तो प्राइमरी सबसे पहले तो उनकी बाउल हैबिट्स और उनकी डाइटरी थोड़ा कुछ चेंजेस करते हैं हम जी। एंड अगर ये ग्रेड अर्ली ग्रेड की पाइल्स है, अगर ग्रेड हायर है तो ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जी। और कुछ दवाइयाँ लगाने के लिए देते हैं और कुछ गोलियाँ खाने के लिए देते हैं जिससे ये सप्रेस हो जाती है, और अगर पेशेंट प्रॉपरली फॉलो करता रहे तो टाइमली इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। जी डॉक्टर, क्या इस बीमारी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी कुछ असर पड़ता है? इसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम असर, रादर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम इम्प्रॉपर डाइजेशन प्रॉब्लम्स है या इम्प्रॉपर बाउल हैबिट्स हैं उससे ये बीमारियां आ जाती हैं जी। जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले हैं या हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर रफेज नहीं है तो पाइल्स होने के चांसेस उनके अंदर ज़्यादा रहते हैं। जी, कोई और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो पाइल्स के लिए आते हैं, इस बीमारी के लिए आते हैं स्पेसिफिकली? जी, कॉम्प्लिकेशन बेसिकली यही है कि कभी भी ये हो सकता है कि इसके अंदर सडनली बहुत ज़्यादा ब्लड आ सकता है जी। जिससे पेशेंट वीक होकर चक्कर खा के गिर सकता है जी। सेकेंडली इसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है, एकदम से बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। ये दो कॉमन प्रॉब्लम है। फिर इनके अंदर कभी कभी इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें होने का डर होता है, और अगर ये टाइमली ट्रीट ना की जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। जी डॉक्टर, क्या पाइल्स जैसी बीमारी से और भी कोई बीमारी होने का खतरा रहता है? पाइल्स से तो ऐसा कुछ और बीमारी खतरे होने कम होता है, पर अगर ये फिस्टुला है तो हाँ लॉन्ग टर्म में ये नुकसान पहुंचा सकता है और उसमें कुछ परसेंटेज में चांसेस रहते हैं कि ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जी डॉक्टर, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में आपने बात की, किस तरह की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए? फूड शुड बी स्पाइसी नहीं होना चाहिए सबसे पहले जी। उसमें फाइबर, आपकी रफेज का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो बोलते हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए जी। ठीक है। ऑयल एज मिनिमम एज वी कैन यूज़ वो होना चाहिए जी। यही रहता है। और एक टाइमिंग्स ऑफ द फूड, जब भी हम खाना खा रहे हैं उसके इमीडिएटली बाद एक तो हमको सोना नहीं है और एक फिक्स टाइमिंग रखे जाए तो बेस्ट रहते हैं कि आमतौर पे उस रेंज के अंदर, उस टाइमिंग के अंदर, अगर आप सुबह का 8 बजे कर रहे हैं, दोपहर का 2 बजे कर रहे हैं, तो रात का 8 या 9 बजे तक कर लें। इट विल ऑलवेज बी बेटर रादर देन कि आप कोई टाइमिंग नहीं है आपके कि कभी भी खा रहे हो कभी भी उठा रहे हो। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो। हेलो जी। जी नीरज जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइफ में, आप अपना सवाल पूछे। हेलो सर। हाँ जी, हेलो जी। जी जी, अपना सवाल पूछे नीरज जी आप। हाँ जी सर जी, मैं बोल रहा हूँ सर, वो हो रहा था जी, मेरा कब्ज हो रहा था जी। जी तो ये कब्ज हो रहा था जी मैडम, फिर मेरे जी खून निकलने लगा। ठीक तो है। पता लगा, पूछा मैंने डॉक्टर से साहब से। जी हाँ जी। जी नीरज जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दे। अच्छा जी। जी, इन्होंने बताया इन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर? दर्द भी होता है खून के साथ? हाँ जी, पर हाँ जी वो खून निकलने चालू हुए थे जी, फिर पता लगा किसी डॉक्टर। खून कैसा धार की तरह गिरता है, बूंद बूंद गिरता है? वही नहीं, पिचकारी भी निकलती थी, तो कई बार शुरू में बूंद बूंद भी निकला था। ठीक है जी। आपके काफी चांसेस, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि पाइल्स है इनको। तो जिसको एक को डॉक्टर को दिखा के जांच होगी, छोटी सी दूरबीन से, प्रोक्टोस्कोपी से हम अंदर लैट्रिन के रास्ते में देखते हैं एंड देन हम उसके लिए दवाइयाँ या जिस भी तरह का इलाज है वो सजेस्ट करते हैं। जी चलिए डॉक्टर, आगे भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पाइल्स जैसी बीमारी की। अगर आपकी भी पाइल्स, फिस्टुला या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कोई भी समस्या है या इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे हेल्थ लाइव में। ब्रेक के बाद हेल्थ लाइव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाइल्स जैसी बीमारी की। अगर आपकी भी समस्या से जुड़ी अगर आप भी इस समस्या से जुड़ा कोई सवाल है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, आपका स्वागत है हेल्थ लाइव में। मेरा सवाल जी जी पूछे। मैं रंजीत जायसवाल बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी
मेरा उम्र 49 वर्ष है। मेरे को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहती है जी जी मैं एंटी डिप्रेसेंट दवा खाता हूँ, जी तो जिसके कारण हो क्या पता नहीं, पर मेरे को रहता है और काफी सख्त किस्म का पैखाना होता है। जी और वो जो है हमें मैं इसको पैखाना के रास्ते में मैं इस तरह की व्यवस्था करता हूँ, जैसे पानी में सक करता हूँ, तो जी उससे मेरे बॉल्स क्लियर हो जाते हैं और काफी कड़ा कड़ा निकलता है। तो और उसके कारण थोड़ा सा एक दर्द भी रहता है, छोटा मोटा हेमोराइटिस है, डॉक्टर ने चेक करके बोला है। जी जी तो हम जानना चाहते हैं कि मेरा तो एंटी डिप्रेसेंट दवा चलती है, इंट्रामाइन इस सब ग्रुप की दवाएं चलती है, जी तो आप बताएं डॉक्टर साहब कि मतलब हम इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। जी पहले तो प्रॉपर जांच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर पहले रूल आउट करना चाहिए इनकी एज में कि कहीं कोई कोलन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी अगर उसके कारण रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है तो उसका पहला इलाज होगा। बट जिस तरह से इन्होंने चेकअप कराया है तो सिर्फ ये कॉमन पाइल्स है और प्लस कॉमन जो कॉन्स्टिपेशन है जी और इनकी जो कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जिसका भी ये साइड इफेक्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। जी तो इनकी डाइट रेगुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ कुछ और लिक्विड दवाइयाँ चलती हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। जी एक और कॉलर है हमारे जी। साथ कोलकाता से। हेलो हाँ जी, मेरा नाम है मनीष साहब। जी मनीष जी, अपना सवाल पूछे। हम बोल रहे हैं कैसा हम कोई भी चीज खाते हैं मैंने गैस हो जाता है, मतलब मैंने लैट्रिन क्लियर नहीं होता है, मैंने जी। क्या चीज के कारण हो रहा है प्रॉब्लम। जी पेट भी फूल जाता है? पर कभी मैंने फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। पेट फूल जाता है आपका, बहुत ज्यादा चढ़ जाता है पेट एकदम हाँ, से, पेट बहुत फूल टाइट हो जाता है, जाता है? मैंने कम खाना खाने से भी होता है, ज्यादा खाना खाने से भी होता है। और मैंने गैस भी पास फुला ही होने के जाता बाद कुछ रिलीफ होता है उसके बाद? है। नहीं, दर्द उर्द कुछ नहीं होता है। पेट में हवा का गोला घूमता रहता है, ऐसा तो नहीं लगता? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मैंने पेट को फूला रहता है। ठीक है। जी इनकी भी कुछ स्पेसिफिक हैं, मे भी कोई काफ़ी बार क्या होता है कि फूड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कुछ फूड्स जैसे मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, जैसे किसी को मिल्क टॉलरेट नहीं होता, किसी को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें टॉलरेट नहीं होती जी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं। जी तो ऐसे पेशेंट्स में डाइट में के बाद गैस बनना कॉमन रहता है। जी फिर भी हम मैकेनिकल और बाकी अंदर के सारे कॉजेज रूल आउट करके फिर इनके मेडिसिन देते जी। हैं और वो स्पेसिफिक फूड्स ओमिट करते हैं डाइट में से। जी डॉक्टर, ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे कि अभी कॉलर ने भी बताया था। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है और जिन लोगों को रेगुलर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको क्या करना चाहिए? आमतौर पे कॉन्स्टिपेशन उन्हीं लोगों में होती है जिनका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जी लिक्विड्स इनटेक कम होती है, स्पेशली वाटर इनटेक कम होती है। जी तो बॉडी का काम होता है, जो भी होता है कि बॉडी के अंदर से जितना भी स्टूल के अंदर या पानी है जी कोलन ने अब्जॉर्ब करते रहना है। पर अगर हमारा एडुकेट नहीं होगा तो वो हमारे स्टूल में से या हमारी बॉडी के अंदर से वो सोखता जाएगा जी। और स्टूल उतना हार्ड होता जाएगा। तो जैसे वो हार्ड होगा उसकी मोटिलिटी, उसकी मोशन प्रॉपरली पास नहीं होगी जी और फिर उनको ये कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आ जाते हैं। जी कईयों में ऐसा भी